जय श्री महाकाल दोस्तों। इससे पहले वीडियो में अपन ने एकविमी द्विविमी और त्रिविमी गति देखी थी। क्लास 11th में अपन ने एकविमी द्विविमी गति त्रिविमी गति क्या होती है और इसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है इसके बारे में अपन ने देखा था। इसके एकविमी द्विविमी और त्रिविमी गतियों के उदाहरण भी अपन ने देखे थे। चलो यहाँ से आगे अपन देखते हैं एकविमी द्विविमी और त्रिविमी गतियों के बाद में इससे आगे अपन देखते हैं आपके स्थिति समय आलेख। सर्वप्रथम तो अपन देखते हैं स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय आलेख क्या होता है, इसको किस प्रकार से खींचा जाता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो देखो अपन स्थिति समय ग्राफ देखिए, स्थिति समय ग्राफ। तो स्थिति समय ग्राफ में क्या है, आपके स्थिति समय ग्राफ जो है, स्थिति समय ग्राफ अगर अपन देखते हैं स्थिति समय ग्राफ में आपके स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो ये स्थिति समय ग्राफ क्या है, तो विभिन्न समयों में वस्तु की स्थिति और समय के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो इसे क्या कहेंगे अपन, स्थिति समय ग्राफ। विभिन्न समयों को लेकर विभिन्न समयों में वस्तु की स्थिति लो और दोनों के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचेंगे तो उसको कहेंगे स्थिति समय ग्राफ। तो स्थिति को तो अपन एक्स अक्ष पर ले लेते हैं और विस्थापन को अगर अपन वाई अक्ष पर ले लेते हैं और दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो उसको कहेंगे अपन स्थिति समय ग्राफ। क्लियर है? तो अपन यहां पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ठीक है, स्थिति समय ग्राफ की परिभाषा, या इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, यदि एक्स अक्ष पर स्थिति, ठीक है, यदि एक्स अक्ष पर वस्तु की स्थिति, यदि एक्स अक्ष पर वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति तथा वाई अक्ष पर समय को लेकर ग्राफ खींचा जाए, आलेख खींचा जाए या ग्राफ खींचा जाए तो इसे स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। तो इसे स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे अपन, स्थिति समय ग्राफ। तो अपन ने क्या किया, स्थिति को तो एक्स अक्ष पर ले लिया, वस्तु की जो स्थिति थी इसको तो अपन ने किधर लिया, एक्स अक्ष पर ले लिया। वस्तु की स्थिति को अपन ने एक्स अक्ष पर लिया और वाई अक्ष पर अपन ने जो है वाई अक्ष पर अपन ने जो है समय को ले लिया। स्थिति को अपन ने जो है वस्तु की जो स्थिति थी, विभिन्न समयों पर जो वस्तु की स्थिति थी उसको तो अपन ने कहां लिया, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर तो वस्तु की स्थिति ली और वाई अक्ष पर अपन ने समय लिया, समय टी को जो है वाई अक्ष पर लिया और दोनों के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचते हैं तो उसको क्या कहेंगे, स्थिति समय ग्राफ। ऐसे ग्राफ को अपन क्या कहेंगे, स्थिति समय ग्राफ कहेंगे। और अगर अपन स्थिति समय ग्राफ खींचते हैं तो यह स्थिति समय ग्राफ जो है, अगर इसको अपन देखिए स्थिति समय ग्राफ को, ग्राफ खींचे अगर अपन तो इस प्रकार से अपने को एक रेखा प्राप्त होती है, स्थिति समय ग्राफ। ये अपन ने रेखा खींची। तो देखो यहां पर अपन देखिए समय क्या है आपके, देखो स्थिति समय तो यहां पर शून्य है, यहां पर समय शून्य है, लेकिन उसकी कुछ स्थिति है, वस्तु की कुछ स्थिति है। यहां पर देखा अपन ने, देखो
यहाँ पर अगर अपन यहाँ से यहाँ तक वस्तु की स्थिति अगर 1 मीटर ले लेते हैं, यहाँ ले लिया 2 मीटर, यहाँ ले लिया अपन 3 मीटर, यहाँ लिया अपन 4 मीटर, यहाँ लिया 5 मीटर, और यहाँ 0 सेकंड, इधर इधर एक, इधर अपन ने मान लिया 1 सेकंड, इधर 2 सेकंड ले लिया, इधर 3 सेकंड लिया, फिर अपन ने 4 सेकंड ले लिया, इधर 5 सेकंड ले लिया, इधर समय ले लिया अपन ने। तो देखो यहां पर अगर अपन देखें, इस बिंदु पर अगर अपन देखते हैं, ये जो बिंदु है, अगर ये बहुत सारे बिंदु लिए अपन ने, और इन बिंदुओं पर अगर अपन देखते हैं, इन दोनों बिंदुओं पर अगर इस बिंदु पर अपन ने देखा तो इधर स्थिति और इधर से समय लिया, तो इन दोनों के मूल बिंदु क्या है? संपाती है। ठीक है, स्थिति और समय के मूल बिंदु क्या होते हैं? संपाती होते हैं। ठीक है, दोनों के जो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं या मूल बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं? संपाती होते हैं। इधर भी देखो स्थिति, इधर से समय लिया, तो ये दोनों का मूल बिंदु क्या होता है? संपाती होता है। ठीक है, दोनों का जो मूल बिंदु होता है वो क्या होता है? संपाती होता है। और अपन यहां पर देखो मूल बिंदु स्थिति को तो अपन ने कहा लिया? बोलो, एक्स अक्ष पर। स्थिति को तो कहां लिया? एक्स अक्ष पर। और वाई अक्ष पर अपन ने समय लिया, और दोनों के बीच ग्राफ खींचा, तो ये क्या हो जाएगा? आपके स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ हो गया। इसको क्या कहेंगे? स्थिति और समय के बीच खींचा गया ग्राफ है, इसलिए इसको कहेंगे स्थिति समय ग्राफ। क्या आपके स्थिति समय ग्राफ है? स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है? ये स्थिति समय ग्राफ की एक सरल रेखा है। ठीक है, अगर आपकी गति एक समान है तो उसके लिए भी आप इसको कह सकते हो स्थिति समय ग्राफ। देखो यहां पर आपके देखो 2 मीटर है इसका विस्थापन, वस्तु का जो विस्थापन है वो 2 मीटर है। यहां से अगर अपन देखते हैं, देखो यहां इस बिंदु पर अपन अगर स्थिति देखते 2 मीटर और समय देखते इसका 1 सेकंड, फिर इस बिंदु पर देखा अपन ने इसकी स्थिति 3 मीटर और इसका जो आपके समय है वो 2 सेकंड आ गया। इस बिंदु पर अपन ने देखा इसकी स्थिति 4 मीटर और समय आ रहा है इसका 3 सेकंड। इस बिंदु पर अगर अपन देखते हैं तो इसकी स्थिति जो है वो 5 मीटर है और समय इसका कितना है? 4 सेकंड। 4 सेकंड आ रहा है। तो इस प्रकार से अपन ने ग्राफ खींचा, तो इन दोनों के जो मूल बिंदु होते हैं स्थिति और समय के, वो संपाती होते हैं। ठीक है, तो ग्राफ पर या सरल रेखा पर स्थिति और समय के मूल बिंदु संपाती होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ में स्थिति समय ग्राफ में स्थिति समय ग्राफ में स्थिति समय ग्राफ में स्थिति और समय के मूल बिंदु संपाती होते हैं। स्थिति और समय के क्या होते हैं? मूल बिंदु जो होते हैं, स्थिति और समय के जो मूल बिंदु होते हैं वो संपाती होते हैं। स्थिति और समय के जो मूल बिंदु होते हैं संपाती होते हैं। क्लियर है? विभिन्न समयों पर स्थिति अगर ली जाए तो ये अपने को एक सरल रेखा अगर मिलती है, ठीक है, सरल रेखा अपने को मिली है मान लिया जाए, तो इस पर अलग अलग बिंदुओं पर अपन समय भी देख सकते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि इस बिंदु के निर्देशांक बताओ, ये आपके बिंदु है, अपन ने इस बिंदु को ए नाम दे दिया, इस बिंदु को अपन ने बी नाम दिया, इस बिंदु को अपन ने सी नाम दे दिया, इस बिंदु को डी नाम दे दिया। तो इस बिंदु पर ए पर अगर आपको स्थिति पूछी जाए तो पहले एक्स निर्देशांक देखेंगे, 2 आ रहा है, और वाई निर्देशांक 1 है। तो बिंदु ए के निर्देशांक आपके क्या है? 2,1, अर्थात 2 मीटर तो इसका क्या है? बोलो, स्थिति है। ठीक है, 2 मीटर तो इसकी स्थिति है और 1 सेकंड इसका क्या है? आपके जो है समय है। 1 सेकंड इसका समय है। क्लियर है? तो इस प्रकार से अपन जो है जानकारी ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां से आगे जो है अपन, ठीक है, यहां से आगे देखते हैं। देखो दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होते हैं, इसके बारे में अपन जो है चर्चा करते हैं। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। दूरी और विस्थापन के बारे में
दूरी के बारे में और विस्थापन के बारे में अपन दोनों के बारे में अपन देखते हैं। देखिए दूरी और विस्थापन क्या होता है। ठीक है, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन दोनों को एक साथ लेंगे क्लास 11th के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों। ठीक है, दूरी और विस्थापन दोनों ही। चलो देखते, देखिए मान लिया जाए कि एक वस्तु की जो स्थिति है, ठीक है, एक पथ में तो सीधे ही ए से वो कहां चली गई, मान लिया जाए कि ए से बी पर चली गई। ठीक है, एक पथ में तो वस्तु जो है डायरेक्ट ए से कहां गई, बी पर गई, बिंदु ए से डायरेक्ट बी पर चली गई एक सरल रेखा में गति करके। ठीक है, और एक और रास्ता इसने जो चुना है, पहले वो क्या हुआ, ए से पी पर गई, ए से कहां गई, पी पर गई, और पी से बी पर गई। यहां पर पहले तो प्रथम में क्या किया उसने, ए से बी पर गई, पी पर गई, और पी से पुनः जो है वो बी पर गई। ठीक है, इसने एक और रास्ता चुना वस्तु ने। मान लिया जाए कि वो ए से कहां गई, पहले प्रथम में क्यू पर गई, और क्यू से आर पर गई, और आर से पुनः कहां गई, वो बी पर गई। इसने इस प्रकार से 3 पथ चुने वस्तु ने, ए से क्यू पर गई, क्यू से आर पर गई, और आर से वो जो है वस्तु बी पर चली गई। तीनों स्थितियों में आपके देखो, तीनों स्थितियों में ये आपके प्रथम स्थिति नाम दे देते, इसको द्वितीय स्थिति नाम दे देते, इसको तृतीय स्थिति नाम दे देते। तो तीनों स्थितियों में अगर देखिए वस्तु को जाना कहां था, बी पर। तीनों स्थितियों में वस्तु को बी पर जाना था, और गई भी है वस्तु। ठीक है, वस्तु गई भी है। तो यहां पर तो एक सरल रेखा के अनुदिश गई, और यहां ए से पी पर गई, पी से बी पर गई, और थर्ड नंबर पर ए से क्यू पर गई, क्यू से आर पर गई, और आर से बी पर गई। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो किसी समयांतर में देखो, अगर यहां पर दूरी की अगर बात करते वस्तु को, तो एपी और पी से बी हुई, तो टोटल दूरी जो है देखो, नंबर 1 में अगर बात करते हैं, नंबर 1 में इसकी दूरी डायरेक्ट क्या हो जाएगी, ए बी। ठीक है, वस्तु की दूरी जो रहेगी आपके, दूरी नंबर 1 में दूरी क्या हो गई आपके, ए बी। नंबर 2 में अगर दूरी की बात करते हैं तो एपी प्लस बीपी हो जाएगी आपके, एपी प्लस बीपी हो जाएगी आपके, दूरी क्या हो जाएगी, एपी प्लस बीपी। दूरी क्या होगी आपके, एपी प्लस पीबी। ए से पी पर गई, पी से बी पर गई, ये इसकी दूरी हो गई। थर्ड नंबर पर अगर अपन दूरी की बात करते हैं, तीसरे नंबर पर वस्तु की जो दूरी हुई, ए से क्यू पर गई, क्यू से आर पर गई, और आर से बी पर गई, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगी आपकी दूरी हो जाएगी ए क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस, दूरी हो जाएगी। क्लियर है, यहां पर ये दूरी हो जाएगी। अर्थात देखो, तीनों स्थितियों में दूरी अलग अलग है, वस्तु की दूरी अलग अलग है। यानी कि कहने का यह अर्थ है, किसी समय में किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा चली गई, ठीक है, कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, क्या होगी इसकी परिभाषा, किसी समय में किसी दिशा में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई जो होगी आपके, वही क्या होगी आपके, दूरी होगी। पथ की कुल लंबाई आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो किसी समय में वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, ठीक है, तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, या दूरी कहते हैं। तो आपके दूरी की परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, दूरी। ठीक है, आप अगर दूरी की अगर परिभाषा देखते हैं अपन, वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई या पथ की लंबाई, ठीक है, वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते या पथ,
ठीक है, वस्तु द्वारा किसी समय में तय रास्ते या पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, वस्तु द्वारा किसी समय में तय रास्ते या पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, चली गई दूरी या दूरी कहेंगे। जबकि देखो यहां पर विस्थापन जो होगा, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वस्तु द्वारा एक सरल रेखा में चली गई दूरी को या पथ की लंबाई को क्या कहते हैं अपन, विस्थापन कहते हैं। तो चूंकि एक सरल रेखा में चलेगी तो अपन क्या कह रहे हैं भाई, जब सरल रेखा में चल रही है वस्तु तो उसके द्वारा तय की गई जो है कुल दूरी या पथ की लंबाई जो होगी वही क्या होगी, उसका विस्थापन। अरे या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का जो अंतर होता है वस्तु का विस्थापन कहलाता है। या तो क्या परिभाषा हो जाएगी, वस्तु द्वारा एक सरल रेखा में तय की गई पथ की लंबाई को या रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं अपन, विस्थापन कहते हैं। अपन सीधे अगर लिखते हैं तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दिशा लेना जरूरी है, एक विशेष दिशा, या तो पूर्व लेंगे या उत्तर लेंगे या दक्षिण लेंगे या कोई दिशा दे दी जाए तो वो अपने को लेना अनिवार्य है। ठीक है, देखो यहां अगर अपन लेंगे तो दिशा मेजरमेंट नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो इसमें ये आपके विस्थापन नहीं होगा। अगर एक निश्चित सरल रेखा में चल रही, जैसे वस्तु देखो यहां ए से बी में जा रही है तो सरल रेखा में चल रही है, तो अगर सरल रेखा में चल रही है वस्तु तो इस स्थिति में वस्तु का जो विस्थापन होगा वो ए बी के बराबर हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति में आपके ए बी के बराबर नहीं होगा वस्तु का विस्थापन। वस्तु का विस्थापन तो ए बी के बराबर होगा, लेकिन अपन ऐसे नहीं कह सकते एक सरल रेखा में चली गई दूरी है, यहां सरल रेखा में नहीं चल रही है, इसमें भी सरल रेखा में नहीं चल रही है, जबकि विस्थापन तो इसमें भी आपके ए बी है, इसमें भी ए बी है और इसमें भी ए बी है, लेकिन इसमें सरल रेखा में चल रही है। तो अपन क्या कहेंगे, वस्तु द्वारा एक सरल रेखा में या एक निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसमें अपन कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वस्तु द्वारा एक सरल रेखा में या एक निश्चित दिशा में तय पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन यदि, ठीक है, अपन इसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो देखो इस स्थिति में भी यही हो जाएगा, ये अंतिम स्थिति हो जाएगी, ये प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की ये जो न्यूनतम दूरी रहेगी, जो कम से कम, चाहे वस्तु इधर से होकर जाए चाहे इधर से घूमकर जाए, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये जो न्यूनतम दूरी रहेगी यही क्या होगा, विस्थापन। वस्तु की अंतिम स्थिति और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो सबसे कम हो वही क्या होगी, वस्तु का विस्थापन। ठीक है, तो अपन यहां ये भी लिख सकते हैं, वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं।
वस्तु का विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अर्थात कहने का यह अर्थ है कि विस्थापन अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करती है। अपना कहने का यहां पर क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ आपके क्या हो जाएगा, वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु का जो विस्थापन है, वस्तु का विस्थापन मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करती है। निर्भर करती है, यह अपने को अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रारंभिक अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करती है। क्लियर है? अगर अपन देखते हैं कि देखो वस्तु, देखो मान लिया जाए कि यहां पर अगर अपन देखें कि प्रारंभ में वस्तु की स्थिति कहां है, बोलो मूल बिंदु के सापेक्ष x1 पर है, मूल बिंदु के सापेक्ष x1 पर है, और अंत में जो है मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु की जो स्थिति x2 पर है, ठीक है, तो वस्तु का जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष अंतिम स्थिति में से मूल बिंदु के सापेक्ष प्रारंभिक स्थिति को घटाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, आपके वस्तु का विस्थापन। ठीक है, तो वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा, मूल बिंदु के सापेक्ष अंतिम स्थिति माइनस मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, दोनों के अंतर के बराबर होगा। लेकिन देखो यहां पर मूल बिंदु का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, x2 में से x1 घट जाएगा, तो अर्थात वस्तु का जो विस्थापन होता है वो मूल बिंदु से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। वस्तु का जो विस्थापन होता है ये क्या होता है, मूल बिंदु से स्वतंत्र होता है, क्योंकि x2 माइनस x1 जब करोगे तो उसमें मूल बिंदु का कोई जिक्र ही नहीं रहेगा। ठीक है, वस्तु का जो विस्थापन होता है वो मूल बिंदु से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। वस्तु का जो विस्थापन होता है मूल बिंदु से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो देखो यहां पर अगर अपन जब वस्तु का विस्थापन निकालेंगे तो x2 और x1 पर निर्भर कर रहा है। क्लियर है, x2 और x1 पर निर्भर कर रहा है। यहां पर अगर अपन वस्तु का विस्थापन अगर देखते हैं यहां पर अगर अपन वस्तु का विस्थापन देखते हैं तो देखो यहां पर अगर एक सरल रेखा में वस्तु चल रही है तो दूरी भी उसकी ए बी होगी और विस्थापन भी क्या होगा, x2 में से x1 घटाओगे तो दूरी के क्या आएगा, बराबर आ जाएगा। अगर ए बी दिशा में उसका विस्थापन हुआ तो दूरी भी ए बी रहेगी। अगर वस्तु जो एक सरल रेखा में चली, सरल रेखा के अगर अनुदिश चलती है तो ए बी मान लिया जाए कि सरल रेखा है, इस दिशा में चली, तो यहां पर ठीक है ए बी के अनुदिश चलने पर अपन यहां लिख देते हैं, देखो ए बी के अनुदिश, अनुदिश सरल रेखा में चलने पर अगर ए बी के अनुदिश सरल रेखा में चलेगी तो इसकी दूरी भी क्या रहेगी, बोलो ए बी। ठीक है, और अगर इसका विस्थापन निकाला जाएगा तो क्या करेंगे, अंतिम स्थिति x2 में से प्रारंभिक स्थिति अगर अपन x1 को घटाएंगे तो ये भी आपके कितना आएगा, ए बी ही आएगा।
ठीक है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति करेंगे तो ये भी क्या आएगा, आपके ए बी ही आएगा। दोनों क्या आएंगे, इस स्थिति में बराबर रहेंगे। दोनों इस स्थिति में क्या रहेंगे, आपके बराबर रहेंगे। लेकिन देखो विस्थापन को अगर अपन देखते हैं, विभिन्न स्थितियों में अगर अपन विस्थापन की अगर चर्चा करते हैं, देखो विस्थापन अपन कह रहे हैं, इसको एस से भी लिखते हैं, एस वेक्टर, चूंकि वेक्टर यानी कि सदिश, इससे अगले चैप्टर में अपन सदिश पढ़ेंगे, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा सब। देखो एस वेक्टर, वेक्टर यानी होता है सदिश, हिंदी में होता है सदिश, इंग्लिश में होता है वेक्टर। तो एस वेक्टर बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, यानी कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अगर देखो यहां पर अंतिम स्थिति का मान जो है, अगर प्रारंभिक स्थिति से क्या है बोलो, बड़ा है, ठीक है, अंतिम स्थिति का मान प्रारंभिक स्थिति से बड़ा है, तो आप जब एस निकालोगे तो ये क्या आएगा, आपके धनात्मक कुछ मान आएगा। जैसे कि अगर आप इसको 10 ले लो और इसको 5 ले लो, अगर इसको 10 लिया और इसको 5 लिया तो 5 आएगा, देखो धन 5 आया तो प्लस में आ जाएगा, क्लियर है, प्लस में आ जाएगा। और अगर देखो अगर अपन x2 को अगर अपन जो है x1 से क्या कर ले तो छोटा हो जाता है, मतलब इसको तो अपन क्या कर लो 5 और इसको 10 कर लो। अगर इसको 5 करते हैं और इसको 10 करेंगे तो क्या आएगा, देखो ऋणात्मक। यहां पर विस्थापन क्या आया, धनात्मक, यहां पर क्या आया, ऋणात्मक आया। और मान लो दोनों क्या है, बराबर है, क्या है बोलो, x2 और x1 दोनों बराबर है, तो देखो बराबर में से बराबर घटता है, तो आपकी विस्थापन क्या आ जाएगा, शून्य भी आ जाएगा। क्या आ जाए, शून्य। यानी कहने का अर्थ है विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य, कुछ भी हो सकता है, क्लियर है, कुछ भी हो सकता है। और देखो यहां पर अभी अपन ने देखा है, देखो यहां पर अगर देखिए तो दूरी ये है और यहां पर विस्थापन भी ये भी है, तो इसके विस्थापन का मान देखो दूरी के बराबर हो सकता है। लेकिन यहां देखो दूरी क्या है बोलो, बड़ी है, जबकि विस्थापन तो इसमें भी आपके ए से पी पर और पी से बी पर गई तो भी विस्थापन ए भी है। तो देखो इस स्थिति में विस्थापन तो ए भी है लेकिन दूरी आपके एपी प्लस बीपी है, मतलब दूरी यहां पर दूरी क्या है, बड़ी है। देखो दूरी जो है इस स्थिति में विस्थापन से क्या है, बड़ी है। यहां पर दूरी और विस्थापन दोनों क्या है, बराबर। और यहां भी देखो दूरी इतनी है जबकि विस्थापन ये है, यानी कि दूरी इसमें भी क्या है, बड़ी है विस्थापन से। यानी कि कहने का यह अर्थ है दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, इससे बड़ी हो सकती है लेकिन छोटी नहीं हो सकती। और देखो विस्थापन का परिमाण जो है दूरी के बराबर हो सकता है, ठीक है, दूरी से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है लेकिन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात देखो दूरी कुछ मापेंगे तो कुछ प्राप्त होगी, या अगर वस्तु नहीं चली तो शून्य हो जाएगी, चलेगी तो कुछ ना कुछ मान आएगा धनात्मक। मतलब दूरी क्या हो सकती है बोलो, धन हो सकती है, नहीं चली तो शून्य हो जाएगी, नहीं चली तो क्या हो जाएगी, शून्य। और अपन ने देखा कि अगर दोनों बराबर है तो क्या हो जाती, शून्य। अगर x2 बड़ा है और x1 छोटा है तो बड़े में से छोटा घटेगा तो धन आ जाएगी, अगर ये वाला बड़ा है और ये छोटा है तो ऋण में से धन घटेगा, तो देखो ऋण की बड़ी है तो ऋण आ जाएगा। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि विस्थापन का मान जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यार तीनों ही संभव है। तो चलो अब अपन इन दोनों की परिभाषा भी लिखते हैं और इन दोनों में अंतर भी लिखते हैं, क्योंकि आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूरी, एक तो दूरी देखेंगे, परिभाषा भी लिखेंगे और इनके मात्रक विमी सूत्र सब देखेंगे। एक आता है आपके विस्थापन, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी ये, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाए, सरल तो बहुत है, समझ में आ जाए तो सरल भी है और सिंपल भी है, समझ में नहीं आए तो बहुत सरल भी अपन गलत करके आ जाते हैं और इटलाते रहते हैं कि मैं करके आ गया, आहा मैं तो करके आ गया, लेकिन नंबर आते हैं तब पता चलता है कि अपन पापा ने पूछा क्यों बेटे तो बहुत इटला रहा था, थे तो नंबर नहीं आए, पापा टीचर ने गलत कर दिया।
नंबर कम दिए, है ना, तो ये भी होता है बहुत सी बार, तो आप उसका जरूर ध्यान रखें। तो देखो यहां पर दूरी क्या हो जाएगी, किसी समय में, किसी समय में, ठीक है, किसी दिशा में, किसी समय में, किसी दिशा में, किसी दिशा में वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा, ठीक है, चली गई कुल दूरी को, या किसी समय में किसी दिशा में वस्तु द्वारा, ठीक है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहेंगे अपन, दूरी, या कुल पथ की लंबाई को दूरी कहेंगे, कुल पथ की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी, ठीक है। किसी समय में किसी दिशा में वस्तु द्वारा, ठीक है, वस्तु द्वारा तय पथ की, तय पथ की कुल लंबाई को, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। किसी समय में किसी दिशा में वस्तु द्वारा तय पथ की कुल लंबाई को, कुल लंबाई को दूरी कहेंगे। जैसे देखो अपन ने यहां देखा था, देखो यहां देखा था, यहां पर एक बार तो सीधी गई थी, तो ये तय पथ की लंबाई हो गई, ये दूरी हो गई। नंबर 2 में देखोगे तो ए से पी पर गई थी, एपी प्लस बीपी हो गई, ये कुल दूरी हो गई। यहां पर देखो ए क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर बी, ये तय पथ की कुल लंबाई हो गई, ये इसकी दूरी हो गई, ठीक है। तीनों में ये आपकी क्या हो गई, दूरी हो गई। तो और यहां पर क्या हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में, या यूं कह दो कि निश्चित दिशा कही, या एक सरल रेखा कह दो, क्योंकि सरल रेखा में भी दिशा बता दी अपन ने, सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है, ठीक है। तो किसी समय में एक सरल रेखा के अनुदिश गतिशील वस्तु द्वारा तय पथ की कुल लंबाई को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। या निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में, ठीक है, किसी निश्चित दिशा में दिए समय में तय या चली गई तय पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को दूरी विस्थापन कहते हैं, पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को, ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को वस्तु का विस्थापन कहते हैं, ठीक है। ये भी अपन लिख सकते हैं, वस्तु का विस्थापन, ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, किसी समयांतर में, किसी समयांतर में अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति के अंतर को वस्तु का विस्थापन कहते हैं, वस्तु का विस्थापन कहते हैं, ठीक है। विस्थापन को एस से भी लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ये क्या हो जाएगा, आपके वस्तु का विस्थापन हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएगा, वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन हो जाएगा। नंबर 2, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है,
आपके दूरी जो है, दूरी एक अदिश राशि है, या यह एक क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। और आपके विस्थापन क्या है, आपके विस्थापन जो है, विस्थापन एक सदिश राशि, विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि अपन ने क्या कहा, देखो निश्चित दिशा में दिशा बताना भी जरूरी है, परिमाण के साथ साथ दिशा बताना भी जरूरी है। देखो अपन ने पथ की लंबाई कहा, ठीक है, और दिशा भी कहा, तो पथ की लंबाई और दिशा दोनों आ गई, तो पथ की लंबाई तो परिमाण हो गया, और दिशा क्या हो गई, आपके दिशा भी हो गई। दोनों बात आवश्यक है, तब जाके जो है अर्थ पूरा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, सदिश राशि। और इसने अपन ने यहाँ क्या लिखा, देखो किसी समय में किसी दिशा में, दिशा अपन ने इसमें कोई भी मान सकते हो आप, किसी दिशा में वस्तु द्वारा पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब ये वस्तु की लंबाई पर निर्भर करती है, और ये वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, ठीक है, स्थितियों में अंतर पर निर्भर करती है, ठीक है। आप अंतर में लिख सकते हो कि ये वस्तु आपकी जो दूरी होती है, ये पथ की कुल लंबाई पर निर्भर करती है, और आपके विस्थापन जो है अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर पर निर्भर करती है। क्लियर है। अगला देखो, नेक्स्ट देखो, इनका अगर मात्रक देखेंगे तो दूरी का मात्रक भी मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। तो इसका मात्रक मीटर होता है, ठीक है। समानता के आधार पर भी आप अंतर समझ सकते हो, और इसका मात्रक भी मीटर होता है। इसका मात्रक भी मीटर होता है। तो कहने का यह अर्थ है कि इनके विमी सूत्र भी वही होंगे जो आपके मीटर के या लंबाई के होंगे। तो विमी सूत्र, इसका विमी सूत्र या विमा, इसका विमी सूत्र, देखो दूरी के लिए या मीटर के लिए केवल एल प्रयोग किया जाता है, तो एल हो जाएगा। या अगर आप एम एल टी के रूप में लिखोगे तो एम की घात 0, एल की घात 1, टी की घात 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी सेम ही रहेगा, विस्थापन और दूरी दोनों का विमी सूत्र समान होता है। तो इसका विमी सूत्र, इसका विमी सूत्र ये क्या रहेगा, या तो एल रहेगा या आपके क्या हो जाएगा, एम की घात 0, एल की घात 1, टी की घात 0 होगा, ठीक है। यहां पर ये हो जाएगा। देखो नेक्स्ट देखते हैं। अभी अपन ने देखा था 5वां पॉइंट, ठीक है, दूरी विस्थापन से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। दूरी विस्थापन से बड़ी या विस्थापन के बराबर हो सकती है, विस्थापन के बराबर हो सकती है, लेकिन छोटी नहीं, लेकिन छोटी नहीं, विस्थापन से छोटी नहीं। और यहां देखो, ठीक है, विस्थापन का जो परिमाण है दूरी के बराबर हो सकता है, दूरी से छोटा हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता। विस्थापन का मान या विस्थापन का परिमाण या विस्थापन का मान दूरी के बराबर या इससे छोटा हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। और दूसरी बात अपन ने देखा था कि जब वस्तु नहीं चल रही है तो दूरी शून्य, वस्तु चलेगी तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, यानी कि या तो शून्य होगी या कुछ ना कुछ मान प्राप्त होगा, यानी कि या धन होगा। क्लियर। और देखो विस्थापन
प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रही है। अगर दोनों स्थितियां बराबर है तो बराबर में से बराबर घट जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अंतिम स्थिति अगर कम है और प्रारंभिक स्थिति ज्यादा है तो ऋण में आ जाएगा। और अगर अंतिम स्थिति ज्यादा है और प्रारंभिक स्थिति कम है तो धन में आ जाएगा। यानी कि विस्थापन का मान आपके जो है धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी का मान धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो अपन यहां पर नेक्स्ट अंतर लिख देंगे, छठा वाला अंतर आ जाएगा। देखो आपके दूरी धनात्मक अथवा धनात्मक अथवा शून्य हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं, लेकिन ऋणात्मक नहीं। लेकिन देखो विस्थापन विस्थापन धनात्मक, शून्य अथवा ऋणात्मक। ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको अपन अंग्रेजी के कोई से भी सादे अक्षर से या एस से लिख सकते हैं। इसको अपन जो है तीर का चिन्ह लगाकर लिखे, क्योंकि ये सदिश राशि है और दूरी क्या है आपके अदिश राशि। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां से आगे जो है अपन नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब यहां से आता है देखो आपके चाल और वेग क्या होता है, इसको देखते हैं अपन। देखिए चाल को देखते हैं और एक वेग को देखते हैं। चाल और वेग के बारे में देखते हैं अब अपन। देखो चाल, चाल देखते हैं। चाल वेलोसिटी आपके क्या हो जाएगा, चाल स्पीड होता है और वेग वेलोसिटी। चाल और वेग, ठीक है, क्या हो जाएगा आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखो आपकी चाल क्या हो जाएगी आपके, देखो किसी समयांतर में, किसी समय में, ठीक है, किसी समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को, या एकांक समय में, अगर समय एकांक लोगे तो देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर अगर आप देखते हो तो दूरी बटे समय लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं समय क्या ले लूं, एकांक, एकांक से मतलब एक के बराबर अगर ले लिया जाए, समय समय एक के बराबर ले लिया जाए तो देखो आप किसी भी संख्या में एक का भाग लगाते हो तो वही संख्या आएगी, यहां पर क्या आ जाएगी आपकी दूरी, क्या आ जाएगी दूरी। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे कि एकांक समय में या एक सेकंड में चली गई पथ की या तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं अपन, चाल कहते हैं, ठीक है। या चली गई कुल दूरी को क्या कहते हैं अपन, चाल कहते हैं, ठीक है। एकांक समय में या एक सेकंड में, अगर आप यहां एक सेकंड ले लेते हो, अगर एक सेकंड लोगे और दूरी में एक सेकंड का भाग लगाओगे तो दूरी ही आएगी, यानी कि चाल और दूरी क्या हो जाएगी बराबर। एक सेकंड में, ठीक है, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को, एक सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है। वस्तु की क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। तो अपन यहां पर लिख देते हैं किसी समय में, किसी समय में, ठीक है, वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा, एक सेकंड अपने को समय कितना लेना पड़ेगा, एक सेकंड, या एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में, एक सेकंड में वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा चली गई, चली गई कुल दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं,
वस्तु की चाल कहते हैं, क्योंकि दूरी और चाल बराबर हो जाएगी। समय एक ले लिया आपने और किसी भी राशि में अगर एक का भाग लगाया जाता है तो वही राशि बचती है। तो दूरी में अगर आप जो है एक का भाग लगाओगे तो चाल के बराबर हो जाएगी। आपके दूरी जो है आपके चाल के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, दूरी जो है चाल के बराबर हो जाएगी। लेकिन देखो वेग, आपको कोई दिशा निश्चित लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक सेकंड में निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की कुल लंबाई या कुल दूरी को, एक सेकंड में चली गई कुल दूरी को, एक निश्चित दिशा में एक सेकंड में चली गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, उसका वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहेंगे उसको। ठीक है, तो यहां पर आपके क्या आ जाएगा, वेग जो आएगा, वेग की परिभाषा क्या आ जाएगी आपके, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा, वेग किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, एक सेकंड में एक सेकंड में निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय या चली गई, निश्चित दिशा में चली गई दूरी को, चली गई दूरी को वस्तु का, वस्तु का वेग कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, वस्तु का अपन क्या कह देंगे, वेग कह देंगे। ठीक है, एक निश्चित दिशा, दिशा अगर आपने बता दी तो कोई दिक्कत ही नहीं। निश्चित दिशा में तय की गई कुल लंबाई को या पथ की लंबाई को या कुल दूरी को, एक सेकंड में जितनी भी दूरी चलेगी वो क्या हो जाएगी निश्चित दिशा में, वही क्या हो जाएगा आपके वेग हो जाएगा, वही आपके क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं इसको। यानी कि आपको दिशा निश्चित लेना अनिवार्य है। ठीक है, आपको दिशा लेना निश्चित जो लेना है वो क्या है, अनिवार्य है। चलो इसमें और परिभाषाएं देखते देखे। देखो चाल और वेग भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाल और एक आ जाता है आपके वेग, ये दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी, और ऐसे याद रखने भी आपके लिए जो है बहुत जरूरी है इनको। तो इनको दोनों को देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चाल की अपन सर्वप्रथम परिभाषा ही लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वस्तु द्वारा एक सेकंड में चली गई कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं अपन, चाल कहते हैं, वस्तु की चाल कहते हैं। तो अपन यहां पर लिख देते हैं कि वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा एक सेकंड में, एक सेकंड में चली गई कुल दूरी को, कुल दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, वस्तु की चाल कहते हैं। क्योंकि देखो आप जानते हो चाल बराबर होता है आपके दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। और समय क्या ले रहे हो आप, एक सेकंड ले रहे हो। अपन ने समय क्या लिखा है प्यारे बच्चों, एक सेकंड लिखा है, एक सेकंड लिखा है, अर्थात एक का भाग लगाएंगे दूरी में। जब दूरी में एक का भाग लगाओगे तो दूरी ही तो बचेगी, क्योंकि किसी भी संख्या में एक का भाग लगाया जाता है तो जिसमें भाग लगाया जाता है वही संख्या बचती है एक का भाग लगाने पर। तो यहां भी दूरी हो जाएगी, चाल बराबर क्या हो जाए, दूरी। तो आपके वस्तु द्वारा एक सेकंड में चली गई कुल दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। क्लियर है, और यहां आपको दिशा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एक सेकंड में चली गई दूरी, निश्चित दिशा में एक सेकंड में चली गई दूरी लिख सकते। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा एक सेकंड में, वस्तु द्वारा एक सेकंड में, सेकंड में निश्चित दिशा में,
निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, वस्तु का क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर, वस्तु का क्या कहलाता है? वेग। ठीक है, विस्थापन का समय के साथ, विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वस्तु का वेग कहलाती है। आप ये परिभाषा भी लिख सकते हो। ठीक है, वस्तु का या वस्तु की, ठीक है, वस्तु की समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। ये भी अपन जो है परिभाषा लिख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या हो जाएगी? अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटे समय हो जाएगा। देखो, दूसरी बात अपन ने कहा कि ये आपके चली गई दूरी है और ये विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर है, यानी कि वेग बराबर क्या हो जाएगा आपके? देखो, वेग बराबर यहां पर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या हो जाएगा? समयांतर। विस्थापन बटे समयांतर, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, क्या हो जाएगा आपके? समयांतर। विस्थापन बटे समयांतर हो रहा। और यहां पर आपके चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय। दूरी बटे समय यहां पर चाल रहेगी आपके, और यहां पर वेग विस्थापन बटे समयांतर हो जाएगा। तो देखो, सिंपल सी बात है, यहां पर दूरी अगर या तो वस्तु चलेगी तो कुछ ना कुछ मान आएगा। ठीक है, तो चाल का भी कुछ कुछ मान आ जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ होता है। ठीक है, चाल का मान भी कुछ कुछ होगा। तो यहां भी दूरी का अगर कुछ मान होगा तो चाल का भी कुछ होगा। मान लो वस्तु नहीं चली तो दूरी शून्य होगी, तो चाल भी क्या हो जाएगी? शून्य। क्लियर? लेकिन देखो, यहां पर अगर विस्थापन की बात करें, ठीक है, विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन या तो शून्य होगा, वस्तु नहीं चली तो। ठीक है, अगर वस्तु चलेगी तो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति में निर्भर करेगी। और अगर x2 का मान x1 से बड़ा है तो धन आएगा, और x1 का मान x2 बड़ा है तो ऋण आ जाएगा। ठीक है, तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट तो ये हो गया दोनों का आपके। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो, दोनों यहां पर चाल की अगर बात करें तो चाल क्या होती है आपके? अदिश राशि होती है, और वेग सदिश राशि होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। चाल जो है आपके अदिश राशि है, और वेग क्या है आपके? सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। ठीक है, इसे ध्यान रखना, इसे u या v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसको ध्यान रखना आप, इसे u वेक्टर या v वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये सदिश राशि है, इसको पढ़ा ही यू वेक्टर पढ़ा। ठीक है, वेक्टर यानी क्या होता है? सदिश। चलो, तीसरा पॉइंट आ जाता है, क्या हो जाता है? चाल शून्य अथवा धनात्मक हो सकती है। ठीक है, इसका मान शून्य अथवा धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है।
ठीक है। जबकि आपके वेग देखेंगे तो धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। और यहां पर लिख देंगे चाल, ठीक है, चाल क्यों, या फिर यह लिख देते हैं अपन, यह या इसका मान, ठीक है। देखो एक विस्थापन के परिमाण की बात पहले कर लेते हैं, ठीक है। देखो आपके चाल जो है वेग के बराबर हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है, लेकिन उससे छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। आपके जो चाल का मान जो होगा, चाल, ठीक है, चाल वेग से बड़ी या इसके बराबर हो सकती, बराबर हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती, बड़ी हो सकती है, ठीक है। आपके देखो वेग जो है, वेग चाल के बराबर या इससे छोटा हो सकता है, या तो बराबर होगा या इससे छोटा होगा, बड़ा भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। चौथा पॉइंट आ जाता है, चाल धनात्मक अथवा शून्य हो सकती, शून्य हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ध्यान रखना। और आपके वेग क्या हो सकता है, तीनों ही हो सकता है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य, अथवा शून्य, शून्य कुछ भी हो सकता है, शून्य हो सकता है, ठीक है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, देखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अपन कह रहे कि चाल बराबर दूरी बटे समय है। चाल बराबर क्या है आपके, देखो दूरी बटे समय, और दूरी का मात्रक मीटर है और समय का मात्रक सेकंड। यानी कि कहने का अर्थ है कि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर बटे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चाल का एसआई मात्रक, एसआई एम के एस मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। लेकिन देखो आपके वेग की बात करें तो यहां भी विस्थापन का मात्रक मीटर ही होता है और समयांतर या समय का मात्रक सेकंड ही होता है, तो इसका मात्रक भी यही होगा, ठीक है। वेग का मात्रक, वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड या मीटर इंटू सेकंड इनवर्स होता है। तो सिंपल सी बात है, इनके विमी सूत्र भी यही रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। विमी सूत्र, विमीय सूत्र, तो देखो एम का तो क्या हो जाएगा, मीटर है, दूरी का एल होता है, और समय का टी की पावर -1, तो एल टी इनवर्स, ठीक है, विमी सूत्र। और यहां पर इसका विमी सूत्र देखो, वेग का विमी सूत्र, इसका भी क्या आ जाएगा, सेम। मीटर दूरी के लिए होता है तो एल लिख देंगे, और सेकंड के लिए टाइम टी लिखेंगे, टी की पावर -1। ये इसका क्या हो जाएगा, आपके विमी सूत्र। ये आपके चाल और वेग में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर थे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसी में ही आपके अब आ जाता है, एक समान चाल क्या होता है और असमान चाल क्या होती है। एक समान चाल और असमान चाल क्या होती है, इसको देखते हैं, ठीक है। एक समान चाल और असमान चाल, पहले एक समान चाल देखते हैं, फिर असमान चाल समझ में आ जाएगी। एक समान चाल, एक समान चाल, और एक आ जाएगी आपकी असमान चाल, असमान चाल। एक समान चाल और असमान चाल क्या होता है, इसको देखते हैं। देखो यहां पर अगर मान लो वस्तु चल रही है,
मान लिया जाए कि वस्तु चल रही है, यहां पर इधर जा रही है, यहां भी इधर जा रही है, ठीक है। हो सकता है सरल रेखा के अनुदिश चले, हो सकता है सरल रेखा के अनुदिश न चले, ठीक है। वस्तु देखो, मान लिया जाए कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं, वस्तु यहां है, शून्य समय, समय ऊपर ले रहा हूं मैं और स्थिति नीचे ले रहा हूं, दूरी नीचे ले रहा हूं, ठीक है। विभिन्न समयों के सापेक्ष दूरी अपन नीचे ले रहे। देखो यहां से यहां आई 1 सेकंड में, यहां से यहां आई 1 सेकंड में, फिर यहां से यहां आई 2 सेकंड में, यहां से यहां आई 3 सेकंड में, और यहां से यहां तक 2 मीटर दूरी हो गई उसकी। यहां से यहां तक उसकी जो है 4 मीटर हो गई, यहां से यहां तक उसकी दूरी जो है 6 मीटर हो गई, 6 मीटर हो गई। तो देखो यहां पर देखो, यहां से यहां तक आने का समय आपके 1 सेकंड है, और यहां से यहां तक आने का समय 2 सेकंड है। लेकिन देखो यहाँ 1 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय की, जबकि 2 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय कर रहा है। वस्तु जो है 4 मीटर दूरी तय कर रही है, जबकि 3 सेकंड में 6 मीटर दूरी तय कर रही है। अर्थात देखो यहां से यहां तक का समय भी 1 सेकंड है, यहां से यहां तक का समय भी 1 सेकंड है, यहां से यहां तक का समय भी क्या है बोलो, यहां से यहां तक भी 1 सेकंड में आ रही, फिर यहां से यहां तक 1 सेकंड में, फिर यहां से यहां तक 1 सेकंड में। लेकिन दूरी भी देखो, इस 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर इस 1 सेकंड में भी तो 2 मीटर है, इस 1 सेकंड में भी 2 मीटर है। तो जब समान समय में वस्तु, हर बार समान समय में वस्तु जो है समान दूरी तय करती है, तो उसकी जो चाल होती है, वस्तु की चाल जो है एक समान चाल कहलाती है, ठीक है। वस्तु की चाल क्या हो जाएगी, एक समान चाल। जब वस्तु जब वस्तु वस्तु समान समय में, जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है या समान दूरी चलती है, तो वस्तु की चाल तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। वस्तु की जो चाल होती है एक समान चाल कहलाती है। यहां पर देखो असमान चाल, असमान चाल का अर्थ है, देखो यहां वस्तु है, समय क्या है देखो 0, और उसकी जो दूरी है वो भी क्या है 0 है। लेकिन मान लो यहां 1 सेकंड में आई, यहां वस्तु 1 सेकंड में आई, और इसने मान लिया जाए कि 4 मीटर दूरी तय कर ली, ठीक है। फिर यहां आई वो जो है 3 सेकंड में, और दूरी यहां पर कितनी तय कर ली इसने, 6 मीटर। तो देखो यहां पर समय कितना हुआ 1 सेकंड का, यहां से यहां तक का 2 सेकंड का समय हुआ, धीरे चलने लगी होगी। लेकिन देखो यहां से यहां तक की दूरी 4 मीटर है, जबकि यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर है। अर्थात यहां 2 सेकंड में 2 मीटर चल रही है, जबकि यहां से यहां तक 1 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय कर रही है। यानी कि कहने का अर्थ है कि आपके जो है समय तो दोनों का समान है। चलो मान लो अपन समय यहां भी कितना ले लेते हैं, यहां भी अपन जो है यहां 2 सेकंड ले लेते, यहां से यहां तक वस्तु 1 सेकंड में आई, यहां से यहां तक 2 सेकंड में आई। तो देखो यहां भी 1 सेकंड है समय, यहां भी समय 1 सेकंड है, लेकिन यहां 1 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय करी थी, और यहां 2 मीटर दूरी तय कर रही है। देखो यहां से यहां तक की तो 2 ही मीटर है, लेकिन समय यहां भी 1 सेकंड था, यहां भी 1 सेकंड। यानी कि समान समय में वस्तु जो है दूरी क्या तय करे, असमान, या असमान दूरी चलती है, तो उसकी जो चाल होगी वो असमान चाल कहलाएगी। यानी कि अपन यहां पर क्या लिख देंगे, यदि या जब वस्तु समान समय में ठीक है असमान असमान दूरी तय करती है या चलती है, असमान दूरी चलती है, तो
वस्तु की चाल, वस्तु की चाल असमान चाल, असमान चाल कहलाती है। ठीक है, यहां मात्रक, विमी, सूत्र वगैरह सब वही रहेंगे जो चाल के हैं, केवल समान और असमान आ रहा है। देखो एक और आता है यहां पर औसत चाल। ठीक है, आपके एक और क्या आ जाएगा यहां पर, औसत चाल। ठीक है, क्या आती है देखो आपके औसत चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल क्या होती है? ठीक है, अपन देखते हैं यहां पर आपके जो है औसत चाल, यदि वस्तु समान समय में अलग अलग दूरियां तय कर रही है, मान लो यदि वस्तु समान समय में अलग अलग दूरियां तय कर रही है, तो फिर उसकी चाल कैसे निकाले? ठीक है, तो कुल चली गई दूरी में कुल समय का भाग लगा दो, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी औसत चाल। उस समय उसकी चाल नहीं निकाली जाएगी, उसकी औसत चाल निकाली जाएगी। ठीक है प्यारे मित्रों, भेजे में बैठा आपके, क्लियर? तो अगर वस्तु जो है, यदि वस्तु समान समय में, समान समय में, ठीक है, असमान असमान दूरी तय करती है, तय करती है, असमान दूरी तय करती है, तो वस्तु की चाल, ठीक है, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी में, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी में कुल समयांतर का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। उस स्थिति में वस्तु की जो चाल होती है औसत चाल कहलाती। ठीक है, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, तब वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी में, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी में वस्तु द्वारा लिए गए कुल समय का भाग लगाया जाता है, भाग लगाया जाता है, तब वस्तु की चाल, तब वस्तु की चाल औसत चाल होती है, औसत चाल होती है, एवरेज स्पीड, औसत चाल। ठीक है, क्या हो जाएगी आपके एवरेज स्पीड या औसत चाल। एक होती है तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या हो जाएगी आपके देखो तात्कालिक चाल, तात्कालिक तात्कालिक चाल। ठीक है, तात्कालिक चाल, आपके तात्कालिक चाल किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल को, ठीक है, किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण बोले तो समय, किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण या समय, किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल को तात्कालिक चाल कहते हैं, तात्कालिक चाल कहते हैं, तात्कालिक चाल कहते हैं। ठीक है, ये आपकी इमरजेंसी सेवा है, मतलब कहने का यह अर्थ है इमरजेंसी में
आपने बताया। मोटरसाइकिल चला रहे साहब, पीछे बैठा है, ठीक है, पीछे बैठा वाला पूछ रहा है कि भाई स्पीड क्या चल रही है, भाई 60 की स्पीड चल रही। अगले सेकंड उसने एक्सीलेटर खींच दिया, बढ़ जाएगी। फिर उसने पूछा कि भाई स्पीड क्या है, भाई 70 हो गई। फिर अपने अगले सेकंड वो पूछ रहा है भाई स्पीड क्या है, उसने एक्सीलेटर कम कर दिया, रेस कम कर दी, 40 रह गई तो 40। तो ये जो चाल बताई जा रही है ये कौन सी है, आपके तात्कालिक चाल। अपने जो गाड़ी जो होती है, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो तात्कालिक चाल ही बताता है, इसका आपको अच्छे से ध्यान, ठीक है। गाड़ी, बस, मोटर इत्यादि में लगा जो स्पीडोमीटर होता है इसी को बताता है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कार, स्कूटर, बस आदि में, कार, स्कूटर, बस, कार, स्कूटर, बस आदि में लगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तात्कालिक चाल बताता है, तात्कालिक चाल बताता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कार, बस, स्कूटर, ठीक है, मोटरसाइकिल, ठीक है, या मोटरसाइकिल, यदि वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो उसकी जो औसत चाल होगी और तात्कालिक चाल जो होगी, इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो उसकी तात्कालिक चाल, ठीक है, और उसकी औसत चाल क्या रहेगी, समान रहेगी। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन यहां पर लिख देते हैं, यदि वस्तु एक समान चाल से चलती है तो उसकी औसत चाल और तात्कालिक चाल क्या होती है, बराबर होती है। यदि वस्तु एक समान, ठीक है, ये वाला आपके बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बार परीक्षा में पूछा भी गया था आपके 1 नंबर में। यदि वस्तु एक समान चाल से चलती है, चाल से चलती है तो वस्तु की औसत चाल व एक समान चाल, औसत चाल व तात्कालिक चाल, औसत चाल व तात्कालिक चाल, ठीक है, औसत चाल तथा तात्कालिक चाल में या तात्कालिक चाल समान होती है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है, आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। निरुद्देश जीवन काल मृत्यु के समान है। निरुद्देश जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं हो तो वो किसी काम का नहीं होता है। वो सारे बच्चे होते हैं भाई पढ़ किस लिए रहे हैं, उनको ये ही ज्ञात नहीं होता है। अरे वो सको तो चलो होता है कि मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है, मेरे को मेरे माँ बाप का सपना है पूरा करना है, वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे बच्चे के पीछे दौड़ते रहते हैं, वो कोई ढंग ढंग से पढ़ भी नहीं पाते। अरे वो पढ़ भी रहे कि नहीं पढ़ रहे, याद करके ला रहे, कभी नहीं ला रहे, कभी ला रहे हैं, टीचर ने ज्यादा फोर्स किया तो पढ़ के आ जाते, याद करके लाते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है। टीचर के कहने के बाद में भी बहुत सी बार याद करके पढ़ के नहीं आते, तो वो निरुद्देश होता है। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, इसलिए अपने जीवन का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए, मंजिल होना चाहिए, ठीक है। आप इसका ध्यान रखें, मंजिल जरूर होना चाहिए ताकि उसको पाने के चक्कर में अपन पढ़ ले, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा थोड़ा मंजिल दे दो उसको, एक एक सीढ़ी में बांट दो उसको, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे पूरा कवर हो जाए। क्लियर है। कुछ नहीं तो अपने माँ बाप के लिए ही पढ़ो, उनके सपनों को ही अपना सपना बना लो, जब अगर अपना सपना कोई ऐसा विशेष ना हो तो, ठीक है, तभी आपके जीवन में रस आ सकता है।
ये परीक्षा आपके बहुत ही नजदीक है मध्य प्रदेश बोर्ड वालों के अभी, तो आप जो है बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़े। ये अपना ध्यान होना जरूरी है। जब तक आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा, आप क्या पढ़ो ये भी कोई निर्भर नहीं करेगा आपके ऊपर। इस बात का भी आप निर्णय नहीं ले पाएंगे आज पढ़े क्या। ठीक है, तो इसलिए आप जो है उद्देश्य जरूर रखिए कुछ ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को तो भूले ही नहीं, इसे चपाट मारू यहीं से। क्लियर? बेल आइकन को तो भूले नहीं, नहीं तो नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इससे पहले वीडियो मैंने गुरुत्वाकर्षण पार्ट की वीडियो, ठीक है, और कार्य ऊर्जा और शक्ति के पार्ट के जो वीडियो है वो भी डाल रखे हैं मैंने। 12th के भी डाल रखे हैं, 9th के भी डाल रखे हैं, 10th के भी बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, पेपर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो वो भी आप देखें और अपने आसपास में जो दोस्त हैं उनको बोले देखने के लिए। फास्ट लर्न एजुकेशन चैनल पर जाकर जो है आप जो है सर्च कर सकते हो, सभी आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। बहुत ही प्यारा मैटर आपको मिल जाएगा। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।